आज हम लोग केमिस्ट्री जो कि हम लोग जो रसायन है क्लास 12 का, उसमें जो हम लोग सेकेंड बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं बिलियन, उसमें हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है तुमको द्रव का वाष्प दाब। उसके बाद फिर द्रव्य बिलियन का वाष्प दाब, ठोस द्रव बिलियन का वाष्प दाब, वाष्प दाब का तुमको आदर्श अनादर्श विलयन, ये सब को इस लेक्चर में शामिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ उदाहरण भी इसमें बताएंगे। तो द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? द्रव है तो उसका वाष्प दाब कैसे? ये जब गैस नहीं है तो इसका वाष्प दाब होगा, एक सामान्य ये बात आती है। तो जैसे कि तुमको क्लास 11 ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्था में भी लिखा होता, द्रव्य अवस्था में, तो इसका चर्चा किया हुआ है, जिसने पढ़ा होगा। नहीं तो देखो यहाँ बता रहे हैं, जब किसी द्रव को बंद बर्तन में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात द्रव के वाष्पीकरण तथा द्रव के वाष्प के संघनन की दर समान हो जाती है, अर्थात साम्यावस्था की स्थिति में द्रव के ऊपर स्थित वाष्प का दाब उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहलाता, वेपर प्रेशर कहलाता है। चलो देखो, जैसे परिभाषा तो लिख दिए, देखो जैसे समझ में भी कुछ आया होगा। कुछ बातें और मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं कि एक बर्तन है, तुमको इसको ऊपर से क्लोज कर दो। इस बर्तन में कुछ एक लिक्विड इसमें डाल दो, कोई द्रव इसमें डाल दिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब जो तुमको जो ज़्यादा वाष्पशील होता है, जैसे कोई भी द्रव, सब भी वाष्पशील होते हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पर एक द्रव रख दिया गया, तो द्रव क्या होगा? द्रव किसी भी ताप पर जाहिर है कि वाष्पीकृत होता है। जब इसका तुमको इवेपोरेशन या वाष्पीकरण शुरू होगा, तो शुरुआत में यहाँ पर जो वाष्प बनेंगे ये कम मात्रा में होगा। ये द्रव वाष्प होंगे तो वाष्प बनेगा। यहाँ पर वाष्प होंगे कुछ, तो यहाँ पर जो वाष्प होंगे इसके, तो इसका शुरुआत में तो इसका वाष्प द्रव ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा बनेगा, तो वाष्प की मात्रा इसमें बढ़ते जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब वाष्प की मात्रा बढ़ते जाएगी, तो ये जो वाष्प होता है वह भी क्या होगा? तुमको वाष्प जो है तुमको किसमें होगा? द्रव के रूप में परिणत होने लगेगा। तो ये तुमको इधर से इधर क्या हो जाएगा? ये वाष्पीकरण होगा, ये द्रव का क्या होगा? इधर ये संघनन हो जाएगा इसका, ये तुमको जमने लगेगा तो इसका संघनन, कंडेंसेशन, और इसका ऊपर की ओर वाष्पीकरण, इसका क्या होगा? वाष्पीकरण। तो ये जो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, संघनन और वाष्पीकरण का जो रेट है, जैसे शुरुआत में तो वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा लेकिन संघनन का कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वाष्प बढ़ता जाएगा संघनन का दर भी बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार एक ऐसा समय आएगा जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी, तो उस समय कहेंगे यह प्रक्रिया साम्यावस्था में आ गई। तो उस स्थिति में जो वाष्प का जो यहाँ पर इस बर्तन पर जो गैस यहाँ पे बना, उसका जो दाब होगा वह इस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। तो ये दिए गए ताप पर यह निर्भर करता है। और जाहिर है कि जो द्रव है उसका जो है उसका जो आणविक बल है, जिसमें एक आणविक बल कमजोर होता है वो ज़्यादा वाष्पीकृत होगा, जिसका अंतःआण्विक बल मजबूत होगा वह कम वाष्पीकृत होगा। तो ये अंतःआण्विक बल पर भी निर्भर करता है।
जैसे कि तुमको देखते होगे डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, ये सब तुमको ज़्यादा वाष्पीकृत होता है, तो इसका जो वाष्प दाब है ज़्यादा है इसका मतलब, और जल उसके तुलना में कम वाष्पीकृत होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि जो जल्दी मतलब जो वाष्पीकृत होता है, जैसे कि अगर खुला बर्तन छोड़ देंगे तो कभी भी समय अवस्था में नहीं आ पाएगा और हमेशा उस पर उसका उड़ते रहेगा वो। तो ये होगा तुमको द्रव का वाष्प दाब। अब अगर इसी में देखें दो द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, तो द्रव्य विलयन का वाष्प दाब अब देखते हैं लोग। द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये तुमको है लिक्विड सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होगा। जब किसी दो लिक्विड को किस में रखेंगे, जो द्रव को किसी बर्तन में रखेंगे, तो दोनों ही द्रव जो है वाष्पीकृत होंगे। जैसे यहाँ पर जो हो रही थी, यहाँ पर द्रव ए और द्रव बी दो हो गए, मान लेते इसी में तुम समझ लो कि यहाँ पर दो द्रव हैं, द्रव ए और द्रव बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है, ए और बी का ये मिक्सचर है, ए प्लस बी दो द्रव हैं। तो ये दोनों ही वाष्पीकृत होंगे और इसी का ए का भी वाष्प बनेगा, एक वाष्प में क्या हो जाएगा, वाष्प ए तथा बी का, दोनों का वाष्प हो जाएगा। तो अगर दोनों अवयव जो है वाष्पीकृत हो रहे हैं तो दोनों का वाष्पीकरण भी होगा और दोनों का संघनन भी होगा। तो वाष्पीकरण तो इसका एक साम्यावस्था में जब आएगा तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा। तो इसका है कि अगर ये तुमको इसका अगर दोनों अवयव अलग अलग मानते ए सिर्फ रहता है इसमें, तो ये वाष्प दाब अगर पी ए नॉट रखता, बी भी है तो पी बी नॉट रखता, तो जब लेकिन दोनों विलयन जब एक साथ आ जाए तो उसके सतह पर ये जो वाष्पीकरण होता है ये सतह पर की प्रक्रिया है, तो सतह पर तो दोनों ए और बी दोनों के अणु आ जाएंगे। तो ए फ्रीली रूप से तो सिर्फ नहीं ए रहेगा, जिससे कि उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के अनुपात में होगा, मोल अंश के अनुपात में होगा। रॉल्ट का कहना था कि किसी अवयव का, किसी द्रव्य विलयन में किसी अवयव का जो कि वाष्प दाब होगा वह उसके द्रव में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो किसी द्रव का जो कि आंशिक वाष्प दाब जो होगा, किसी द्रव्य विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के द्रव में मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये रॉल्ट का नियम के आधार पर इसको लिख सकते हैं। किसी द्रव्य विलयन में विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के उस अवयव के द्रव प्रावस्था में मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। ये इसे रॉल्ट का नियम कहते हैं, इसे रॉल्ट का नियम कहते हैं, इसे रॉल्ट का नियम कहते हैं। यदि ए तथा बी द्रव विलयन बनाते हैं, द्रव विलयन बनाते हैं, तो ए का आंशिक वाष्प दाब
आंशिक वाष्प दाब PA समानुपाती XA, रॉल्ट के नियम से, PA समानुपाती XA, रॉल्ट के नियम से, रॉल्ट के नियम से, या PA बराबर हो जाता है, PA बराबर PA नॉट, शुद्ध जबकि रहता है ये XA। जहाँ पर हो गया PA हो गया तुमको PA नॉट जो कहते हैं शुद्ध, मतलब कि A का वाष्प दाब, ये हो गया आंशिक दाब हो गया, A का आंशिक दाब है ये, A का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। और ये द्रव प्रावस्था में मोल अंश है, ये XA क्या है, A का द्रव प्रावस्था में मोल अंश। अब PA नॉट है शुद्ध A का वाष्प दाब, शुद्ध A का, A विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध A विलायक का, शुद्ध A का विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध A का वाष्प दाब, ऐसा कह सकते हैं, शुद्ध A का वाष्प दाब। जब सिर्फ A रहेगा तो यहाँ पे दोनों है तो उसका वाष्प दाब कुछ कम हो जाएगा, PA नॉट प्लस XA। इसी प्रकार B का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब PB बराबर PB नॉट XB, PB नॉट XB। और हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 भी होता है, जहाँ चाहे प्रयोग कर सकते हैं, PB नॉट XB। तो PB नॉट क्या हो गया तुमको, तो PB नॉट, PB इसका आंशिक दाब हुआ, PB नॉट हो गया शुद्ध B का वाष्प दाब, ये XB क्या हो गया, मोल अंश, B का मोल अंश हो गया, ये हो गया शुद्ध B का वाष्प दाब, शुद्ध B का वाष्प दाब, और ये B का मोल अंश, B का मोल अंश द्रव प्रावस्था में, द्रव प्रावस्था में, द्रव प्रावस्था में ये हो गया। तो कुल जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा, कुल दाब हो जाएगा इन दोनों के दाब का जोड़ हो जाएगा। तो कुल दाब जो होगा, द्रव द्रव विलयन का कुल दाब, द्रव द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल बराबर PA प्लस PB। तो P बराबर क्या होगा तुम्हारा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, यही होगा द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब का सूत्र हो गया ये तुम्हें। अब जहाँ तक कि ये रहा तुमको, अब जहाँ तक कि इसका रहा, तो ये तुमको PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर अब जो है तुमको निकालना हो कि जबकि ये तुमको वाष्प प्रावस्था, जो कि द्रव प्रावस्था में ये मोल अंश है XA XB, अब अगर ये जो गैस बना होगा तो गैस में भी तुमको दोनों के अनुपस्थित हैं, A और B के। जब गैस प्रावस्था में अगर देखा जाएगा तो दोनों के जो अणु उपस्थित होंगे, दोनों के A और B दोनों के अनुपस्थित होंगे, तो उस स्थिति में A और B दोनों के जब अणु उपस्थित होंगे तो वहां भी उसका मोल अंश होगा। तो गैस प्रावस्था में जो मोल अंश होता है डाल्टन के नियम के मुताबिक क्या कह सकते हैं, A का आंशिक दाब बटे कुल दाब, वो क्या हो जाएगा, गैस प्रावस्था में A का क्या हो जाएगा, मोल अंश हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, तुमको थोड़ा सा इसको मिटा करके लिख देते हैं। तो ये हो गया तुमको गैस प्रावस्था में मोल अंश, गैस प्रावस्था में मोल अंश क्या हो जाएगा तुम्हारा, गैस प्रावस्था में, ठीक है, इसको समझ में आ ही गया होगा। तो द्रव्य विलयन रहेगा A और B का, तो कुल वाष्प दाब कितना हो गया, P बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। और तुमको जबकि हम लोग अब करेंगे कि जब गैसीय प्रावस्था में, जैसे गैस में, जैसे लिक्विड में भी दोनों का मिश्रण है, जो द्रव अवस्था में, तो उसी तरह से गैस में भी दोनों का मिश्रण है, तो गैस प्रावस्था में उसका मोल अंश क्या होगा। गैस प्रावस्था में A का मोल अंश,
ए का मोल अंश, इसको एक्स ए डैश कहिए, इक्वल टू पी ए बाय पी टोटल, पी टोटल या पी टोटल। तो एक्स ए डैश बराबर पी ए नॉट एक्स ए बटे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। गैस प्रावस्था में बी का मोल अंश, बी का में एक्स बी डैश बराबर क्या हो गया, पी बी नॉट एक्स बी बटे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, जहाँ पर कि एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश बराबर 1 है, एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश बराबर 1 हो गया, एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश बराबर 1 हो गया। और एक्स ए प्लस एक्स बी भी 1 है, वह किस प्रावस्था में है तुमको, वह तुमको लिक्विड प्रावस्था में है। जहाँ तक की बात रहा तुमको अगर इसका और अगर विश्लेषण करना चाहें हम लोग, तो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगर हम इसको चाहें तो इसके रूट को बदल करके P बराबर हम लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और इसको 1 माइनस एक्स ए ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको जबकि हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस, और ये हो गया तुमको पी बी नॉट हो गया माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। तो दैट्स इक्वल्स टू पी ए बराबर हो गया, पी बराबर टोटल प्रेशर जो करते हैं, P बराबर पी बी नॉट प्लस 1 माइनस एक्स इंटू पी ए नॉट। तो ये तुम्हारा हो गया, जब एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स ए 0 हो जाएगा इसका मान, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, एक्स ए जब टोटल तो हो गया तुम्हारा एक्स ए माइनस, एक मिनट, तो तुम्हारा हो गया ये पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट हो गया ना, पी बी नॉट तो हाँ माइनस, अच्छा ये क्या हो गया तुमको, ये गलत लिखा गया, ये हो गया जो कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या होगा तुमको, ये पी बी नॉट हो गया इधर और प्लस हो जाएगा तुमको एक्स ए कॉमन हो गया, एक्स ए कॉमन हुआ, इनफैक्ट एक्स ए कॉमन हुआ और तुमको हो गया एक्स ए कॉमन हो गया, तो तुम्हारा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अगर एक्स ए 0 हो गया तो ये तुम सिर्फ को पी बी नॉट बच जाएगा सिर्फ को, और जबकि तुमको एक्स बी मतलब कि एक्स ए अगर 1 हो गया, एक्स ए 1 हो जाएगा, तो एक्स ए 1 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा तुमको मान, तो ये पी बी नॉट कट जाएगा, पी ए नॉट। तो पी ए नॉट मतलब एक्स ए के आधार पर अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो जैसे कि ये वाई हो गया, ये सी हो गया और ये तुमको ये वेरिएबल एक्स हो गया, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से हो जाएगा। तो ये जो सरल रेखा ग्राफ हो जाएगा, जैसे इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, पी इधर एक्स ए ले लीजिए, इधर एक्स ए और इधर की तरफ पी ले लीजिए, तो पी का मान टोटल। तो स्टार्टिंग में जब एक्स ए 0 होगा तो ये पी बी नॉट से शुरू होगा, ये कहाँ शुरू होगा, ये पी बी नॉट से शुरू होगा। अगर पी बी नॉट से शुरू होगा, एक्स ए 0 होगा तो, और अगर ये पी ए नॉट ज़्यादा है आपका, अगर पी ए नॉट ज़्यादा है मान लेते हैं, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे होगा मान बढ़ जाएगा। अगर पी ए नॉट कम हो तो नीचे आएगा इसका ढाल, क्योंकि निगेटिव ढाल होगा, और पी ए नॉट ज़्यादा है तो ये ऊपर ढाल होगा। तो ये तुमको ये बढ़ते जब एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन तो 1 तक ही जा सकता है, तो इसका वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पी ए नॉट तक चला जाएगा, ये ढाल धनात्मक हो जाएगा। ये ज़्यादा है पी ए नॉट, अगर ये कम है तो ये तुमको ऋणात्मक हो जाएगा, इस ढंग से जाएगा। और जहाँ पर तक कि इसकी बात हो गई, ये अगर एक्स ए का वैल्यू 1 हुआ तो जाहिर है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो ये तुमको एक्स बी का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया।
तो यहाँ पर जब XB 1 होगा तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। अगर इसी ग्राफ को देखेंगे XB के दृष्टिकोण से, तो XB के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तुमको शुरुआत में PA नोट से शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा। जैसे इसी आलेख को अगर हम लोग कर दें XB में, तो इसका क्या हो जाएगा, इधर XB कर देते हैं, तो XB में करेंगे और इधर P कर देते हैं, तो ये तुमको स्टार्टिंग होगा PA नोट से ऐसे, और ये तुमको घटते चला जाएगा, ये 1 पर आकर के यहाँ पर आ जाएगा, ये x बराबर 1 हो जाएगा, XB बराबर 1। तो ये तुमको स्टार्ट होगा PA नोट से, लास्ट कर जाएगा PB नोट पर, ये इस ढंग से होगा ये। तो ये तुम्हारा इसका आलेख इस ढंग से होता है तुमको, तो ये तुम्हारा आलेख हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा है एक उदाहरण दिया हुआ है जिसकी चर्चा की जा सकती है यहाँ पर। एक उदाहरण है तुमको 2.5, जिसमें तुमको दिया हुआ है 2.5 में तुमको दिया हुआ है, तुमको दो द्रव दिए हुए हैं, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, CH-Cl3 और CH2Cl2, दोनों के द्रव्यमान दिए हुए हैं द्रव में, और दोनों द्रव्य विलयन बनाते हैं। दोनों के वाष्प दाब जो दिए हैं उसका मान दिया हुआ है, तो चाहता है कि उसका P, पहला पार्ट में कि उसका P का मान क्या होगा, और दूसरा भाग में है कि उसका जो गैसीय प्रावस्था में उसके मोल अंश क्या होंगे। ये दो प्रश्न है उसमें। तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.5 एनसीईआरटी बुक देख सकते हो, उसमें तुमको मिल जाएगा। एग्जाम्पल का संख्या है 2.5। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.5। एनसीईआरटी उदाहरण 2.5। इसमें है तुमको दिया हुआ कि 40 ग्राम CH2Cl2 है, 40 ग्राम CH2Cl2, 25.5 ग्राम CH-Cl3 का मिक्सचर है, और इसको अगर हम लोग इसका जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है जिसको PA नॉट अगर हम मान लें, तो ये दिया हुआ है 415 mm, इसका 415 mm दिया हुआ है, इसको PV नॉट माने ये 200 mm दिया हुआ है, और फिर Hg दिया हुआ है। तो चाहिए P टोटल क्या होगा, तो पहला पार्ट में है कि P टोटल कितना होगा, P टोटल का मान क्या होगा, P कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो कुल वाष्प दाब हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, PA नॉट, पहले Na निकाल लेते हैं, तो CH2Cl2 का अनुभार, CH2Cl2 का अनुभार, तो C 12 हो गया, जोड़ 1 जोड़ 35.5 गुना 2, दैट्स इक्वल्स टू 84 हो गया। CH2 तो 12 2 14, और 14 71 85 हो गया, 85 हो गया, 14 71, हाँ 85। तो इसका जो मोल हो गया इसको Na कह लेते हैं, तो Na बराबर क्या हो गया 40/85 बराबर 0.47 आ जाएगा। Nb CH-Cl3 का अनुभार निकाल लेते हैं, अनुभार बराबर CH-Cl 12 जोड़ 1 जोड़ 35.5 गुना 3, तो 119.5 हो गया। तो Nb बराबर क्या हो गया, इसका द्रव्यमान है 25.5 बाय 119.5, 119.5, तो 119.5 तो 2 बार में लग जाएगा 0.2, और था 25, तो 119.5 है, 119 तो 239, तो 23.9 हो गया, 23.9, तो ये तुम्हारा 1.6 बचा यहाँ पर, 23.9 तो 1.6, तो 1.6 तो एक बार में फिर लग जाएगा इसका, तो 1.6 तो 6, हाँ तो 0.21 करीब करीब, चलिए 0.212 कुछ इस तरह से आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया Nb का वैल्यू। अब है तुमको इसका जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, पहले इसका Pa का वाष्प दाब निकालते हैं, Pa निकाल लेते हैं, Pa बराबर PA नॉट, XA पहले निकालो, चलो हाँ पहले XA भी निकाल ही लो,
एक्स ए बराबर एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, तो होगा 0.47 बाय 0.47 प्लस 0.212 दैट्स इक्वल टू 0.688। तो एक्स बी निकालने के लिए हम लोग एन बी बाय एन ए प्लस एन बी भी कर सकते हैं, या 1 में एक्स ए को माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 0.688 दैट्स इक्वल टू 0.312। चलिए, तो एन ए एन बी निकल गया। अब पी ए निकालते हैं, पी का आंशिक दाब, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो ये हो गया तुमको कुल कितना 400 पी ए नॉट का वैल्यू है इंटू 0.47 एम एम ऑफ एच जी, एम एम ऑफ एच जी। तो 8 7 4 28 8 हो गया, और 8 और 188 हो गया ये। चलो, तो ये हो गया तुमको 0.47 इंटू 188 एम एम ऑफ एच जी हो गया ये पी ए का वैल्यू। इसी प्रकार पी बी हो जाएगा तुम्हारा, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो पी बी नॉट हो गया, पी ए नॉट था तुमको कितना लिख दिया इसका मान 400 दिया हुआ था, 415 है इनफैक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 415 है, 400 नहीं है इसका वैल्यू। तो इसको जरा ठीक कर लो, 415 तो तुमको इसका कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा 400, तो 15 गुना क्या हो गया तुमको 15 गुना 0.47, उतना ही 400 से तो कर दिए थे ये, तो 400 तो हो गया 188, ठीक है। और 15 है तुमको, 15 गुना 0.47 बढ़ेगा, तो 15 गुना 40 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 7.05, तो 7 बढ़ जाएगा करीब करीब, तो 188 और 7 195 हो जाएगा करीब करीब, ये तुम्हारा जाएगा 195 एम एफ एच जी। तो दैट्स इक्वल्स टू, अब पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो पी बी नॉट का वैल्यू तुमको 200 एम एम एच जी है, 200 एम एम ऑफ एच जी गुना 0.312, तो 0.312 तो 62.4 एम एम ऑफ एच जी हो गया ये तुमको इसका मान हो गया। तो अब पी टोटल निकाल लेंगे इसका। तो पहला पार्ट का तुम्हारा था पी टोटल कितना होगा, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी कर दीजिए। पी ए आ गया है तुमको 195 के आसपास, और ये आ गया तुमको 62.4 हाँ, तो 62.4 और 195 तो 259.5 एम एफ एच जी हो गया ये। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का इधर उधर देख लोगे, जो कैलकुलेशन किताब से देखोगे। अब जहाँ तक कि दूसरा पार्ट है इसका मोल अंश कहता है, तो एक्स ए डैश बराबर क्या जाएगा पी ए बाई पी टोटल। तो पी ए का मान निकला हुआ है मेरा 195 जो CH2Cl2 का, बाय तुम्हारा जो है टोटल आ गया है इसका वेपर प्रेशर 195 बाय तुम्हारा आ गया इसका आ गया है 259.4 के आसपास। तो ये तुमको हो गया किसका वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 195 बाई 264, दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा तुमको लगभग, तो ये तुम्हारा, और एक्स बी ये हो गया तुमको CH2Cl2 का गैस प्रावस्था में मोल अंश, CH2Cl2 का गैस प्रावस्था में मोल अंश। और जबकि तुमको एक्स बी डैश आ जाएगा तो दैट्स इक्वल्स टू पी बी बाय पी टोटल। तो पी बी है कितना 31, दैट इज 62.4 बाय 259.4, ये तुम्हारा हो गया इसका मोल अंश, ये एक्स बी डैश CH3 का मोल अंश। तो ये तुम्हारा क्या होगा, दोनों का कैलकुलेट करके इसका वैल्यू रख सकते हो। तो ये तुमको समझ में आ गया क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन में पहले क्या निकाले हम लोग, मोल अंश निकालेंगे, पहले आ ही गया होगा, पहले एक्स द्रव्यमान बटे अनुभार कर दिए तो उसका मोल निकल गया, दोनों का मोल निकल के उसके बाद मोल अंश निकाले, मोल अंश के बाद तुमको दोनों का आंशिक दाब निकाल लिए, आंशिक दाब को जोड़ के कुल दाब निकाल लिए। और आंशिक दाब जैसे डायरेक्टिव फॉर्मूला इसलिए भी नहीं रखे क्योंकि हमको दूसरा पार्ट में गैसीय प्रावस्था में मोल अंश निकालना था, तो उसी से हमारा क्या होगा गैसीय प्रावस्था में भी मोल अंश निकल गया। तो इसको तुम देख सकते हो।
अब है तुमको ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, जब ठोस और वाष्पशील ठोस अगर किसी विलयन में हम लोग डाल देंगे और वाष्पशील ठोस को जब विलयन में डाला जाएगा तो उसका वाष्प दाब क्या होगा। तो जाहिर है कि जब ठोस अवाष्पशील है तो ठोस जब अवाष्पशील होगा तो सिर्फ उसमें वाष्प दाब किसका रहेगा, तो उसमें जो वाष्प दाब रहेगा सिर्फ द्रव का ही रहेगा। और वाष्पशील अगर तुमको ठोस है तो उसमें जो वाष्प दाब रहेगा सिर्फ द्रव का होगा। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, जब कोई अवाष्पशील ठोस किसी द्रव में घुला हो तो द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, तो द्रवीय विलयन का वाष्प दाब द्रव्य विलयन का वाष्प दाब विलयन में द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो द्रव में मोल अंश के ये क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जैसे कि द्रव बनाएंगे विलयन, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं ए विलयन है, कुछ ए विलायक है, उसमें अगर हम लोग विलेय डाले हैं तो P समानुपाती, यहाँ पे ए बी तुमको तो P हो गया तुमको विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P समानुपाती X ए कह सकते हैं। ये विलायक का वाष्प दाब, विलायक द्रव का वाष्प दाब का मोल अंश, इनफैक्ट ये मोल अंश। तो ये जब हटेगा तो P बराबर क्या हो जाएगा तुमको, P नॉट इंटू एक्स ए, चूंकि एक्स भी यहाँ पर गायब हो गया तो ये जो तुम्हारा है सिर्फ इसी का दाब होगा, इसलिए इसको ए का, ये P नॉट हो गया शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब, ये हो गया P नॉट बराबर शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब। इसमें सिर्फ एक ही अवयव वाष्पशील है तो एक ही अवयव का जोटा, और तुमको एक्स ए हो गया, इसका मोल हो गया, ये शुद्ध विलयन P का वाष्प दाब हो गया। तो P का जो वाष्प दाब होगा सिर्फ उसमें अवयव जो है द्रव जो वाष्पशील है उसी के कारण होगा। अर्थात इसमें एक भी और भी बात देख सकते हो कि ये जो तुमको विलयन का जो कि वाष्प दाब है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो इस घटना को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन भी कहते हैं, इस घटना को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन भी कहते हैं, जिसकी चर्चा डिटेल में बाद के लेक्चर में की जाएगी। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा वाष्प दाब का जो अवनमन हुआ, वाष्प दाब जो है तुमको जब ठोस डाल देने से उसके वाष्प दाब घट जाते हैं, और वाष्प दाब कितना है तो वह उसके विलायक के मोल अंश के समानुपाती हो, चूंकि विलेय जो है तुम्हारा ठोस उसको वह अवाष्पशील है तो वह तो वाष्पीकृत नहीं होगा, तो वह कोई जब वाष्प नहीं बनाएगा तो उसका वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। तो इसका जो होगा इसलिए जबकि उसके जो पृष्ठ पर जो है उसके ठोस के भी अणु आ जाते हैं, तो इसलिए जो है तुमको वाष्प दाब जब शुद्ध विलायक रहता है सारे अणु सिर्फ ए के रहते, लेकिन उसमें बी के भी अणु पृष्ठ पर आ गए हैं, इस कारण से वह जो कि वाष्पशील अवयव नहीं है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है विलयन का। तो ये तुम्हारा हो गया शुद्ध विलयन, रॉल्ट का नियम ये भी है शुद्ध विलायक के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जब चर्चा करेंगे हम लोग वाष्प दाब का अवनमन, तो उसमें फिर और इसके अलग एस्पेक्ट से देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो जो विलयन की तुमको
जो विलयन की तुमको करेगा, डॉल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करेगा, उसे हम लोग आदर्श विलयन कहेंगे। और जो विलयन की डॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। तो जो भी तुम्हारा इसका जो तुमको इस पर जो आधारित प्रश्न है, तो आदर्श अनादर्श विलयन को तुमको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो ये तुम्हारा जो है लेक्चर है तुम्हारा, जिसमें कि हम लोगों ने देखा रॉल्ट का नियम, जिसमें कि तुमको द्रव्य विलयन के लिए और ठोस और द्रव विलयन के लिए हम लोग देखा। और अगले लेक्चर में हम लोग वाष्प दाब का अवनमन और तुमको क्या कहते हैं ठोस आदर्श और अनादर्श विलयन, इन सबों को पढ़ेंगे। तुमको जिस भी स्टूडेंट को तो कोई भी दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें न्यूमेरिकल ही बहुत से हैं, केमिस्ट्री में भी जो विलयन से अध्याय है उसके पाठ निहित भी तुम बना रहे होगे, उम्मीद है। जहाँ तुमको दिक्कत होता है, कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, तो तुम हमसे संपर्क करते हो। राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम किसी भी प्रश्न में जो नहीं बन रहा हो उसके लिए हमसे मदद ले सकते हो। तो तुमको कहाँ पर दिक्कत है, उस ऐप में तुम देखोगे कि तुमको हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में नोट्स मिल जाएंगे, तुमको जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। तुमको उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस भी तुम प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। दूसरा है तुमको उसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे और तुमको पर्सनल डाउट के भी सेशन उसमें उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से तो तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो, बोर्ड की तैयारी करनी हो, तो राइफल ऐप का प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसकी मदद ले सकते हो। तो इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।